नमस्कार। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जापानी संविधान के अंतर्गत नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों के विषय में। लेकिन उससे पूर्व हम जापानी जो अधिकार पत्र है उसके कुछ विशेषताओं के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। जापान के अंतर्गत लोकतांत्रिक संविधानों की परंपरा का निर्वाह करते हुए जापान के संविधान के अध्याय 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 10 से लेकर 40 तक नागरिकों के मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अर्थात जापानी संविधान के अध्याय 3 के अंतर्गत कुल मिलाकर 31 अनुच्छेदों अर्थात अनुच्छेद 10 से लेकर 40 तक नागरिकों के अधिकारों और साथ ही साथ कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। इससे पूर्व कि हम नागरिकों को जो विशिष्ट अधिकार प्रदान किए गए हैं के विषय में पढ़ें, उससे पूर्व हम जो जापान के अधिकार पत्र की जो विशेषताएं हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। जापानी अधिकार पत्र की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह यह है कि जापानी जो नागरिक अधिकार पत्र है वह काफ़ी विस्तृत एवं व्यापक है। जापानी नागरिकों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वे अत्यधिक स्पष्ट, विस्तृत और व्यापक हैं। ये अमेरिकी जो अधिकार पत्र और भारतीय संविधान द्वारा जो मूल अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं उससे भी अधिक विस्तृत और व्यापक हैं। उदाहरण के लिए संविधान के कुल 103 अनुच्छेदों में से 31 अनुच्छेद अर्थात अनुच्छेद 10 से लेकर 40 तक में नागरिक अधिकारों का और कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। यदि हम ये कहें कि जो संपूर्ण जापानी संविधान है उसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबा जो भाग है वह मूल अधिकारों और मूल कर्तव्यों का ही है तो गलत नहीं होगा। जापान के अधिकारों के विस्तृत और व्यापक होने का कारण यह है कि जापानी अधिकार पत्र में न केवल उन अधिकारों को शामिल किया गया है जो अधिकांशतः लोकतांत्रिक संविधानों में पाए जाते हैं, बल्कि उन अधिकारों को भी शामिल किया गया है जो समाजवादी संविधानों में विशेष तौर पर पाए जाते हैं। जैसे जापानी संविधान के अंतर्गत नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता संबंधी अधिकार के साथ साथ कार्य और सामाजिक सुरक्षा के अधिकार भी विस्तृत रूप से विवेचित हैं। यही कारण है कि जापान का जो अधिकार पत्र है वह भारत और अमेरिकी संविधानों की तुलना में भी कहीं अधिक व्यापक और विस्तृत है। जापानी संविधान के अंतर्गत अधिकार और कर्तव्य दोनों को ही संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है। अधिकांश लोकतांत्रिक संविधानों में नागरिकों के अधिकारों की व्यवस्था की जाती है, लेकिन नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया जाता, और यदि किया भी जाता है तो उसके पीछे कोई विशेष संवैधानिक बाध्यताएं नहीं रखी जाती। इसमें कर्तव्यों को अधिकारों में ही निहित मान लिया जाता है। जापान का जो संविधान है वह उदार पश्चिमी लोकतांत्रिक संविधानों से विशेषकर अमेरिका से प्रभावित होने के बाद भी चीन के समाजवादी संविधान की भांति नागरिक कर्तव्यों का स्पष्ट तौर पर उल्लेख करता है। नागरिकों के अधिकारों से संबंधित जो अध्याय है उसका शीर्षक ही रखा गया है नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य। अर्थात जापान के संविधान के अंतर्गत नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक एवं सहभागी हैं। जापान का जो संविधान है या हम ये देखें कि जापान की जो परंपरा रही है वह वंशवादी या सर्वसत्तावादी रही है। इस पर भी संविधान उदार भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है और उनसे भविष्य में बने रहने की आशा करता है। जापानी संविधान का जो अनुच्छेद 97 है वह कहता है संविधान द्वारा जनता को
दिए गए मूलभूत मानव अधिकार मानव द्वारा युगों से चलाए जा रहे संघर्ष के प्रतिफल हैं। वे चिरस्थायित्व की अनेक यथार्थ कसौटियों पर खरे उतरे हैं। उन्हें वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियों को इस विश्वास के साथ प्रदान किया गया है कि उन्हें सर्वदा बनाए रखा जाएगा। अतः जहाँ एक और जापान में वंशवाद अर्थात आनुवांशिक शासन या सम्राट के शासन, जो कि जापानी संविधान की एक प्रमुख विशेषता रहा है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं नागरिक अधिकारों को लेकर ऐसी उदार भावनाओं की अभिव्यक्ति निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जापानी संविधान के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसका पूर्णतया अभाव पाया जाता है। जापान के संविधान की कहीं ना कहीं इसे एक भयंकर त्रुटि भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था की गई है, वैसी कोई व्यवस्था जापानी संविधान के अंतर्गत नहीं की गई। जापानी नागरिकों को अधिकारों का अतिक्रमण होने पर न्यायालय की शरण लेने का कोई स्पष्ट अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। इस पर भी जापान की सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 81 के अंतर्गत अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के अंतर्गत नागरिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान कर रहा है, लेकिन संवैधानिक उपचारों की स्पष्ट व्यवस्था की अनुपस्थिति के कारण न्यायालय नागरिक अधिकारों को वह संरक्षण प्रदान नहीं कर सकता जो अमेरिकी या भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया है। अतः ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो जापानी अधिकार पत्र है वह कई मामलों में काफ़ी विशिष्ट है, लेकिन संवैधानिक उपचारों के अधिकार की व्यवस्था न करना कहीं ना कहीं उस संविधान की एक त्रुटि की ओर भी इंगित करता है। जापान के संविधान में अधिकारों के सदुपयोग और सुरक्षा के लिए नागरिकों को उत्तरदायी बनाया गया है। संविधान द्वारा जनता को प्रदान की गई स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा जनता के निरंतर प्रयास द्वारा ही की जाएगी, ऐसी जो उम्मीद है या ऐसी जो मतलब कहने का अभिप्राय है कि ऐसी उम्मीद जापानी संविधान अपने नागरिकों से करता है। वह उन स्वतंत्रताओं और अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करेगी और सदैव ही जनता द्वारा अपने अधिकारों का उपयोग सार्वजनिक कल्याण के लिए किया जाएगा और इस हेतु जनता उत्तरदायी होगी। ऐसी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 12 में मिलती है। जापानी जो अधिकार हैं उसकी एक विशेषता, जो अधिकार पत्र है उसके अंतर्गत मूल अधिकारों की एक विशेषता यह भी दी गई है कि मूल अधिकार शाश्वत और अखंड होंगे। किसी व्यक्ति को उनके उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता। वे जापान के वर्तमान नागरिकों को उसी प्रकार प्रदान किए गए हैं जिस प्रकार उन्हें भावी पीढ़ियों को प्रदान किया गया है। इस संबंध में संविधान का अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकों को मूल मानवीय अधिकारों के उपयोग से वंचित नहीं किया जाएगा। वे मूल मानवीय अधिकार जिन्हें संविधान द्वारा नागरिकों को प्रत्याभूत किया गया है अर्थात प्रदान किया गया है, देश की वर्तमान और आगामी पीढ़ियों को शाश्वत और अखंड अधिकारों के रूप में प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 97 में भी संविधान ने इस विश्वास को दोहराया है कि मूलभूत मानव अधिकारों को सर्वदा बनाए रखा जाएगा। अतः आज के इस लेक्चर में हमने जापान के जो अधिकार पत्र है, मूल अधिकार पत्र है, उसकी कुछ विशेषताएं देखी। आगे आने वाले लेक्चर में हम जापान के नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं के विषय में पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।